द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट आज हम डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम एंड इनफैक्ट हम फेज रिलेशनशिप निकालेंगे करंट एंड ईएमएफ के बीच में फॉर डिफरेंट केसेस, रेसिस्टर के केस में, इंडक्टर के केस में एंड कैपेसिटर के केस में, और उनके फेजर डायग्राम को भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि फेजर डायग्राम होते क्या हैं। पहले तो हम समझें कि फेज़र क्या होता है। फेज़र एक रोटेटर वेक्टर होता है जो किसी भी साइनसोइडल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो राइट नाउ ये ओ ए ओ बी जो मैंने यहाँ पर प्लॉट किए हुए हैं, ये क्या है? ये फेज़र हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी साइनसोइडल फंक्शन को जो किसी सर्टेन फ्रिक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है। तो अगर आपके पास, यानी यहाँ पर मेरे पास सर्किट मैंने जो दो दिखाए हैं, इसके अंदर मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ? इसके अंदर रिप्रेजेंट हो रही है करंट एंड वोल्टेज जो सेम फ्रिक्वेंसी ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है, और उनके बीच में प्रॉपर फेज डिफरेंस भी हम दिखा रहे हैं। हम ये भी दिखाएंगे, यानी कि मैं मान लूँ कि आपके पास एक ईएमएफ है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ई को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बोल देते हैं, और करंट को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से ही करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 बोल देते हैं। अब यहाँ ओमेगा क्या है? वो ओमेगा वो फ्रिक्वेंसी है जिससे दोनों फंक्शन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं। सो और फाई क्या है? फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंक्शंस, यानी कि ईएमएफ के बीच में और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। तो अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये फंक्शन अगर ए, क्योंकि ए के साथ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेटेस्ट से ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, यानी ईएमएफ से, और बी वाले वेक्टर को, ओ बी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं करंट के लिए। तो ये करंट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ। तो ईएमएफ के साथ फेज रिलेशनशिप था ओमेगा टी, जबकि करंट के साथ अगर फेज रिलेशनशिप ई का, करंट का और ईएमएफ का आपस में जो फेज डिफरेंस आ रहा था वो था फाई, वो फेज डिफरेंस फाई है। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? फाई प्लस ओमेगा टी, और वही आपका करंट का रिलेशनशिप आ रहा है। तो यहाँ अगर हम कहें कि ओ बी वेक्टर आई नॉट को रिप्रेजेंट करता है, ओ ए वेक्टर वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, और वो कितना? ई नॉट, यानी पीक वैल्यू, ये जो पीक वैल्यूज़ थी ये रिप्रेजेंट कर रही हैं लेंथ ऑफ वेक्टर। तो जितना भी ओ ए का लेंथ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इसका पीक वैल्यू, ईएमएफ का पीक वैल्यू, और ओ बी का जो लेंथ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा करंट का पीक वैल्यू। और अगर हम यहाँ से नॉर्मल डाल दें ऑन दी वाई एक्सिस, तो फिर हमें ओ एम, जिसे मैं बोल रही हूँ, ओ एम किसके लिए था? ई के लिए था। तो यानी ये हमें दे रहा है ईएमएफ की वैल्यू, जिसको हम ई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। यानी कि जो ओ एम है, ये जो फंक्शन है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है साइनसोइडल फंक्शन जो हम नॉर्मल डाल के निकालते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने क्लास 11th में ऑसिलेशंस पढ़ा था, तब हमने कॉस का फंक्शन निकाला था डिस्प्लेसमेंट के लिए, और तब हम नॉर्मल निकालते थे यहाँ पे। तो अगर नॉर्मल इधर डालते हो तो कॉस फंक्शन आएगा, और नॉर्मल इधर डालते थे तो साइन फंक्शन आएगा। तो सेम यही हो रहा है यहाँ पर भी, वो भी फेजर डायग्राम ही था। वहाँ पर भी हम सर्कुलर मोशन को क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? एक साइनसोइडल फंक्शन की फॉर्म में या एक कॉस के फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर भी यही कर रहे हैं हम, करंट को और ईएमएफ को, दोनों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइन और कॉस की फॉर्म में। तो अगर ओ एन आप देखें, this ON, this will represent the current, so current will be equal to I naught sin of omega t plus phi naught। और phi क्या है? phi naught कह लो या simply phi कह लो। तो right now I have given as phi, so this is the phase relationship between the टू फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन कौन सी? करंट एंड ईएमएफ के बीच का फेज रिलेशनशिप है आपका फाई। सो अब बात करते हैं कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हमने अप्लाई कर दिया रेसिस्टर के केस में। अगर एक रेसिस्टेंस लें और उसको आप एसी सोर्स से कनेक्ट कर दें, तो फिर रेसिस्टेंस का बिहेवियर कैसा होगा एसी के अंदर। तो अगर हमने कहा कि एसी सोर्स आपने कनेक्ट किया है, तो ईएमएफ तो हो गई ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब करंट हमें चाहिए, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? दिस इज योर ईएमएफ बाय आर। करंट का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, रिलेशनशिप लेके चलते हैं तो आपके पास रिलेशन आता है E इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर क्योंकि ईएमएफ की बात हो रही है और एसी के लिए बात हो रही है, तो ईएमएफ से E से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, सेल नहीं है, तो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? ईएमएफ लेंगे। तो ईएमएफ बाय आर आप करंट निकाल सकते हैं, और यहाँ पर E की वैल्यू पुट कीजिए, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और आर तो एज इट इज़ था, बट ई नॉट बाय आर को अगर आप कह दें आई ऑफ नॉट,
सो आपका देयरफॉर रिलेशनशिप हो गया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आप अगर देखें तो दो रिलेशनशिप थे हमारे पास, ईएमएफ का रिलेशनशिप यहाँ था और करंट का रिलेशनशिप यहाँ है, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी फेज़ गैप नहीं है, कोई एक थर्ड फैक्टर नहीं आया, फेज़ डिफरेंस नहीं आया, यानी रेसिस्टेंस इज गोइंग टू बिहेव द सेम वे इन एसी एंड द सेम वे इन दी डीसी। तो डीसी के अंदर जो रेसिस्टेंस का बिहेवियर था वैसा ही बिहेवियर उसका एसी के अंदर रहता है, कोई वेरिएशन नहीं आता। इसी को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। So here I have plotted the sinusoidal graph as well as phasor graph. So तो phasor diagram भी बनाया है, sinusoidal भी बनाया है। वेरिएशन को समझते हैं कि हमने कहा कि क्योंकि करंट और ईएमएफ के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, दैट मीन्स साइमल्टेनियसली दे विल अटेन देयर पीक वैल्यू एंड साइमल्टेनियसली दे विल कम बैक टू द ज़ीरो। सो ज़ीरो से पीक गेन करेंगे एंड देन वापस उसी ज़ीरो पे आएंगे एंड देन साइकिल विदाउट एनी फेज गैप साइकिल रिपीट करेगी। सेम यही चीज़ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेज़र के अंदर। फेज़र के अंदर हमने कहा कि करंट का एम्पलीट्यूड छोटा है ईएमएफ से, बट दोनों के बीच में जो फेज़ है वो कितना है, ओमेगा टी है, दोनों के बीच में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है। तो फाई यहाँ पर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, ओमेगा टी वेरिएशन आ रहा है विद एक्स एक्सिस, दोनों सेम एंगुलर फ्रिक्वेंसी के साथ मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। सो फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड ई इज ज़ीरो एंड द बिहेवियर ऑफ द रेसिस्टेंस इन द एसी एंड डीसी विल रिमेन सेम। अब बात करते हैं हम इंडक्टर की। सो अब की बार मैंने एक इंडक्टर लिया और उसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। एज वी नो एसी सोर्स क्या करेगा, वेरिएशन लाएगा, मैग्नेटिक वेरिएशन आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक चेंज होगा और उसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ भी जनरेट होगा और उस इंड्यूस ईएमएफ को हम बोलते थे इंड्यूस ईएमएफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। बट ये इंड्यूस ईएमएफ तो हो गया बिकॉज ऑफ द इन द इंडक्टर, और जो अप्लाइड ईएमएफ सोर्स था वो था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सो जो नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आना चाहिए, मैं लिख देती हूँ नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो आपके पास होना चाहिए, दिस ई माइनस दिस वन, तो ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। बट दिस ईएमएफ शुड बी ज़ीरो बिकॉज हमारे पास सर्किट के अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, आर इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे इस सर्किट के अंदर इंडक्टर कनेक्टेड है बट हमने सिर्फ इंडक्टर कनेक्ट किया है और हम मान रहे हैं कि रिमेनिंग सर्किट के पास कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो अगर रेसिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है देन योर नेट ईएमएफ कोई डिसिपेशन नहीं होना चाहिए। तो जो अप्लाइड ईएमएफ है वो ही आपका इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होना चाहिए। तो ये इंड्यूस ईएमएफ के ही इक्वल है और इसको हमने ज़ीरो कर दिया। तो हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एंड अगर हम इसे रीअरेंज करें, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हमने ईएमएफ लेना है और हमें करंट निकालना है, तो अगर हमें करंट निकालना है तो विल कीप डी आई ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड विल टेक इट ई by L into dt, but E is equal to E naught sin omega t, so let us put that value E naught by L and sin of omega t d of t। so ये वैल्यू हमारे पास आ गई, बट हमें टोटल करंट चाहिए, सो विल इंटीग्रेट बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे और इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे। सो वन साइड यू विल गेट I इज इक्वल टू, अगर हम इसे चेंज में शिफ्ट करती हूँ थोड़ा ऊपर की तरफ, सो दिस इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल। ई नॉट बाई एल इज़ अ कांस्टेंट विच यू टेक इट आउट और इंटीग्रेशन करना हमने साइन ऑफ ओमेगा टी का, जो कि होता है माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा। ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं है तो हम यहाँ कांस्टेंट भी पुट कर सकते हैं। लेट अस से दैट कांस्टेंट इज के को ले लिया, सी को ले लिया, किसी से भी आप रिप्रेजेंट कीजिए। और यहाँ पर साथ में बाउंड्री कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं, बाउंड्री कंडीशन क्या है, फॉर टी इज इक्वल टू ज़ीरो टू कैपिटल टी के बीच में आई एवरेज जो हो जाती है वो ज़ीरो हो जाती है। ये जो एवरेज करंट हो जाती है फॉर कंप्लीट साइकिल, दिस विल बी ज़ीरो एंड फॉर द कंप्लीट साइकिल योर कॉस ऑफ ओमेगा टी विल ऑल्सो बी ज़ीरो। सो दोनों ही ज़ीरो आ गए, देयरफॉर के कांस्टेंट जिसको हम ले रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वैसे आप कांस्टेंट नहीं भी शो करेंगे तो हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, मार्क्स नहीं करते हैं, लेकिन ये क्योंकि लिमिट नहीं है तो हमें इंटीग्रेशन के साथ कांस्टेंट रखना चाहिए, तो आई जस्ट हैव रिप्रेजेंटेड। सो रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, ई नॉट बाय नाउ ओमेगा एल and minus of cos of omega t
माइनस कॉस ओमेगा टी आ सकता है, तो माइनस को मैं बाहर रख लेती हूँ, इट्स ओनली कॉस ऑफ ओमेगा टी। बट हम एक रिलेशनशिप यूज़ करते हैं दैट कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। अगेन एक और रिलेशनशिप आता है कि साइन ऑफ थीटा विद नेगेटिव सिंबल इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं, और कॉस की जगह पहले मैं पुट करूँगी साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, लेकिन जब माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे तो आपका रिलेशनशिप आना चाहिए ई नॉट बाई ओमेगा एल, एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह यहाँ मेरा क्या है, ओमेगा टी है, माइनस पाई बाई 2। सो ये रिलेशनशिप आया था। और यहाँ पर हम ई नॉट बाई ओमेगा एल को बल्कि रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं, अभी हम इसे और एक्सप्लेन करेंगे। तो ओमेगा एल मैं मान रही हूँ, बट ई नॉट बाई ओमेगा एल, ई नॉट बाई दिस योर सॉरी ओमेगा एल की जगह मैं एक्स एल पुट करती हूँ अब, एंड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बट ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये रेसिस्टेंस का ही दूसरा नाम है, लेकिन वो रेसिस्टेंस जो इंडक्टर में प्रेजेंट होती है, और उस रेसिस्टेंस की यूनिट भी क्या होगी, ओम्स ही होगी, यूनिट भी इसकी ओम्स ही होती है। अब क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है यानी इंडक्टिव रेसिस्टेंस है, तो ई नॉट बाय रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, करंट, लेकिन अब वो करंट हो गई पीक वैल्यू। तो आपके पास रिलेशन आ गया माइनस पाई बाई 2। सो दिस इज़ द न्यू रिलेशनशिप ऑफ द करंट, लेकिन ओरिजिनल रिलेशनशिप फॉर ईएमएफ था दिस वन, यानी कि ईएमएफ के पास अगर फेज़ ओमेगा टी था, तो आपके करंट के पास जो फेज़ रिलेशन आया है वो आया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यानी अब अगर आप फेज़र डायग्राम बनाएंगे तो उसमें करंट आपका लेग बिहाइंड हो जाएगा बाय द फेज़ एंगल पाई बाई 2। लेट अस सी हाउ। दिस इज़ द साइनोसॉइडल वेरिएशन एंड द फेज़र डायग्राम फॉर द केस ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर में हमने कहा कि करंट, ये करंट है, कितना एंगल पीछे रह गई, पाई बाई 2 एंगल पीछे रह गई। तो फेज़र उससे करंट जो है ई नॉट से जो आपका ईएमएफ था उसकी पीक वैल्यू दिखा रहे हैं हम। ये फेज़र का जो लेंथ होता है वो पीक वैल्यू दिखाता है। अगर आप वैसे एक्सेस दिखाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल यहाँ बनाएंगे तो दिस विल रिप्रेजेंट द ई। तो ईएमएफ जो है वो कितना एंगल आगे चल रहा है, पाई बाई 2 एंगल आगे चल रहा है, और करंट पाई बाई 2 मतलब करंट से पाई बाई 2 आगे चल रहा है। या तो ये कहिए या ये कहिए कि ईएमएफ से लेग बिहाइंड हो रही है करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। सो अब हम यहाँ देख लेते हैं साइनोसॉइडल में। देखिए कि हर बार जब करंट पीक ले रही है तो वो कितना एंगल पीछे ले रही है, पाई पे उसने पीक लिया, जबकि ईएमएफ ने पीक ले लिया था पाई बाई 2 पे, और पाई और पाई बाई 2 के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, अगेन पाई बाई 2 का। तो यानी सिंपली हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी इंडक्टर के बिहेवियर की। तो अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस लें, पहले मैं एसी और डीसी दोनों का केस लेते हैं, तो पहले डीसी ले लेते हैं। अगर डायरेक्ट करंट लेते हैं तो डायरेक्ट करंट में फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़ीरो हो जाती है तो एक्सएल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सएल क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस था, जिसमें ओमेगा क्या थी, आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी, जिसको हम बोलते हैं 2 पाई न्यू इंटू एल। बट क्योंकि न्यू ज़ीरो हो गया है, सो दिस होल इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी ज़ीरो एंड इट विल गिव नो रेसिस्टेंस टू द डीसी। दैट मीन्स इट विल प्रोवाइड ईजी पाथ टू दी डीसी। जबकि सेकेंड की बात करें यानी कि एसी की बात करें तो इसके पास एक फाइनाइट वैल्यू होगी रेसिस्टेंस फ्रिक्वेंसी की। अब फाइनाइट फ्रिक्वेंसी है तो फाइनाइट रेसिस्टेंस होगा, ये भी फाइनाइट हो गया, और ये अब आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगा, सम फाइनाइट रेसिस्टेंस। सो एसी के अंदर इंडक्टर रेसिस्टेंस ऑफर करता है। अब अगर आप को याद हो तो जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था तो तभी हमने कहा था कि वहाँ पर भी इंडक्टेंस ही यूज़ हो रही थी, वहाँ पर भी एक सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से एक बैक ईएमएफ हुआ, और बैक ईएमएफ ने एक बैक करंट प्रोड्यूस कर दी। यानी कि कुछ ना कुछ टाइम डिले हुआ ग्रो करने में करंट को। लेकिन हम कहते हैं कि इंडक्टर के पास कोई रेसिस्टेंस नहीं होता, लेकिन वो रेसिस्टेंस किस फॉर्म में आया, वो किस फॉर्म में आया, वो आपकी इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्म में आया। तो अपोजिशन मिल रहा है, और यही अपोजिशन की यहाँ बात हो रही है, और इसी रेसिस्टेंस को हम कह रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। नाउ इफ
AC सोर्स इज कनेक्टेड विद अ कैपेसिटर ओनली। तो हमें पता है कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू हम CV बोलते हैं। V यहाँ पे EMF ही है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं ले रहे हैं हम। तो EMF कनेक्टेड है, E को क्या बोल रहे हैं, E नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि AC का EMF होता है। तो यहाँ मैं V की जगह पर EMF को ही यूज़ करूँगी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो करंट चाहिए, EMF हमने अप्लाई किया और हमें अब करंट फाइंड करना है। बट वी कैन रिप्रेजेंट करंट एज dQ बाई डी ऑफ टी। और Q यहाँ पर कितना है, Q स्मॉल ले लो या कैपिटल ले लो, मैंने स्मॉल लिख दिया, तो Q है CV। तो यानी कि C और V क्या है, V इज़ दिस वन। तो मैं यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देती हूँ E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन इसका भी करना है हमें डिफ्रेंसिएशन, D बाई डी टी ऑफ C एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और अब अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यू विल गेट ओमेगा C, ओमेगा मल्टीपल में आ जाता है, ओमेगा C एप्सिलॉन नॉट एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी, विच यू कैन फर्दर राइट एज, मुझे ये ओमेगा C को चेंज करना है, इसको हम डिवीजन में ले जाते हैं सो दैट की इक्वेशन बन जाए 1 बाई ओमेगा C, ये डिवीजन का पार्ट है। सो 1 बाई ओमेगा C की फॉर्म में लिख दिया और इसे लिख दिया हमने कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगेन हम कॉस ऑफ ओमेगा टी को साइन की टर्म्स में अगर कन्वर्ट करें तो आपके पास, और इस नीचे वाले पोर्शन को हम कह देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम बोलते हैं XC। और XC किसके बराबर हो गया, 1 बाई ओमेगा C के बराबर हो गया। ये क्या कहलाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। सो अगर इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम यहाँ पुट कर दें, अगेन कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम्स ही होगी। तो यूनिट भी मैं बता देती हूँ यहीं पर, दैट इज़ OHMS, ओम्स है। और यहाँ मैं इसको पुट करती हूँ, अब E नॉट बाई एक्स ऑफ C लिख देते हैं। और कॉस ओमेगा टी को हम जब साइन में चेंज करेंगे तो यू विल गेट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो अब ये रिलेशनशिप हमें कॉस की जगह साइन की फॉर्म में मिलेगा और इसे हम बोल रहे हैं करंट। इस पार्ट को अब हम क्या बोलें, तो इसे हम बोल देते हैं, अगर हम बेटर फॉर्म में लेना चाहें यानी कि पीक वैल्यू की फॉर्म में लाना चाहें तो दिस विल बी I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सो हमें पता चला कि करंट अब की बार क्या कर रही है, वो लीड कर रही है, वो पाई बाई 2 फेज से आगे चल रही है एज़ कम्पेयर टू द गिवन EMF। जो हमने अप्लाई किया EMF वो ये था, जबकि करंट उससे अब की बार आगे निकल गई। तो लेट अस ड्रॉ द फेजर डायग्राम नाउ। सो दिस इज़ द साइनोसॉइडल ग्राफ एंड दिस इज़ द फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में अब की बार हमने करंट को पहले प्लॉट किया है, यानी करंट अब लीड कर रही है और लेग बिहाइंड कौन कर रहा है, EMF कर रहा है। तो EMF पीछे चल रहा है बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, या तो आप ये कह सकते हैं कि करंट इज लीडिंग बाय एंगल पाई बाई 2, और यू मे से दैट EMF इज लैगिंग बिहाइंड बाय एंगल पाई बाई 2। अब लीड दिखा रहे हैं करंट को, तो करंट का पीक पहले आएगा और फिर उसके बाद आपका वेरिएशन चलेगा, यानी करंट जो है, करंट का जो ग्राफ था वो कॉस का ग्राफ बन रहा है और वही हमारा बन रहा था एक्चुअली। ये ग्राफ भी हमारा कॉस का ही बन रहा था, जिसको हमने अगेन फेज डिफरेंस देखने के लिए हमने उसे साइन में चेंज किया सो एज़ कि हमें कंपैरिजन हो जाए। तो हमने देख लिया कि इन द केस ऑफ इन रेसिस्टर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इन द केस ऑफ इंडक्टर करंट लेग बिहाइंड हो गया, इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड कर रहा है। और इसको मैं एक छोटा सा शब्द देती हूँ, बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं किसी को लेग बिहाइंड और उसमें देने के लिए। तो एक वर्ड आप याद रखिए, सिविल। C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर, I फॉर करंट एंड V इज़ फॉर EMF, या फिर पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो राइट नाउ तो AC है तो EMF की बात हो रही है। तो कैपेसिटर के केस में करंट पहले आ रही है और EMF बाद में, जबकि इंडक्टर के केस में आप देखें तो पहले EMF आया और करंट बाद में। तो ये एक छोटा सा फॉर्म है जो आपको याद रखने में हेल्प कर रहा है और इसका कोई मतलब नहीं है, एक वर्ड बना दिया ताकि हम कैपेसिटर इंडक्टर के का रिलेशनशिप, फेज रिलेशनशिप हम लर्न कर सकें। द पर्पस वॉज दिस ओनली। चलिए अब यहीं पर हम AC का और DC के बीच में जो बिहेवियर होगा कैपेसिटर का वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं फॉर DC के अंदर फ्रिक्वेंसी नहीं होती, हमने पहले भी किया था कि देयर इज़ नो फ्रिक्वेंसी फॉर DC, लेकिन अब की बार हमारा कैपेसिटर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कितनी है, 1 बाई ओमेगा C है। और अगर आप इसके नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट। सो यानी कि ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगी DC को।
डीसी को अपने थ्रू पास नहीं करने देगी। तो कैपेसिटर सर्किट जो है वो डीसी में काम नहीं करता। ओनली कैपेसिटर, ओनली अगर कैपेसिटर हो तो जिस पाथ में कैपेसिटर होता है, जिस आर्म में कैपेसिटर होता है, करंट उस आर्म से पास नहीं करता है। लेकिन अगर एसी की बात करें तो अब न्यू आपके पास फाइनाइट है। अगर फाइनाइट है और किसी लार्ज फाइनाइट वैल्यू है तो ये स्मॉल फाइनाइट वैल्यू ही देगी आपको। ये भी फाइनाइट हमें मिलेगा, लेकिन ये विल ऑफर सम रेसिस्टेंस। तो सम रेसिस्टेंस हमें मिल रहा है, यू मे से स्मॉल रेसिस्टेंस मिल रहा है कंपैरेटिव टू दी डीसी। डीसी में तो ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर देती है, तो डीसी के अंदर इट इज़ गिविंग यू इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, इट इज़ गोइंग टू ब्लॉक द करंट इन द डीसी। तो कंडक्ट नहीं करेगा कैपेसिटर इन डीसी, लेकिन एसी के अंदर वो एक स्मॉल फाइनाइट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यहीं पर मैं एक ग्राफ भी प्लॉट कर देती हूँ। अगर आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी एक ग्राफ बनाएं तो क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, द शेप विल बी लाइक दिस। अगर आप इंडक्टर का देखें तो इंडक्टर के केस में, ये मेरा पिछला केस जो था ये इंडक्टर का ही था, तो अगर इंडक्टर के केस में अगर आपको याद हो तो इंडक्टर का रेसिस्टेंस आप लेते थे ओमेगा एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते। तो अगर यहाँ आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप डायरेक्ट रिलेशनशिप में। तो एक्स एल और फ्रिक्वेंसी का अगर आप यहाँ ग्राफ बनाते हैं तो दिस विल कम आउट एज अ स्ट्रेट लाइन, जबकि यहाँ पर आपका ग्राफ जो है इस शेप में आ जाएगा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।